मूर्तियां सबसे पहले बुद्धा की बनी। और भारत में बुद्धा की जो पहली मूर्तियां बनी वो मथुरा कला के अंतर्गत आती हैं। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हम लोग कहते हैं, उसके अंतर्गत बनाई गई। ये सिंपल थी, बड़ी साधारण मूर्तियां थी। लाल और गेरुए रंग के पत्थर से ये बनी थी। और इसमें बुद्धा को एक एक आम नागरिक, या आम नागरिक तो नहीं, एक आम मनुष्य के रूप में दिखाया गया है। कोई ऐसा नहीं था कि उन्हें ईश्वरीय दिखाया गया हो या बड़ा कोई डिवाइन पर्सनालिटी के रूप में दिखाया गया हो। एक आम मनुष्य के रूप में बुद्धा है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। लेकिन जब विदेशी भारत आए तो फिर उन्होंने और बुद्धिज्म उन्होंने अडॉप्ट किया इंडिया में आके, विशेष तौर पर कुषाणों के समय में। अराउंड 1 एडी के आसपास, अगर हम लोग देखें 1 एडी के आसपास की ये बात है। तो कुषाणों ने, कुषाणा इस सेंट्रल एशिया से, वहां ज्यादा परिपक्व थी उस समय आर्ट, कला जो थी वहां ज्यादा मैच्योर थी। तो फिर वो वहां की कला लेकर आए अपने साथ में, और उन्होंने यहाँ पर बुद्धा की मूर्तियों को बनाया। तो जो कुषाण काल में बुद्धा की मूर्तियां बनाई गई उन्हें गंधार स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। गंधार इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है, कंधार नाम सुना होगा आपने। इसको गंधार कहते थे पहले। तो ये सेंट्रल एशिया के रूट पर होता था। तो चूंकि ये उसके आसपास ये कला बहुत देखी गई, इसीलिए इसे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या खास बात थी इसमें? एक तो बुद्धा की जो मूर्तियां हैं वो बड़े चमकीले पत्थरों में बनाई गई, रंग बिरंगे पत्थरों में बनाई गई, एक चीज। दूसरी, वो पॉलिश्ड थी। उनमें बहुत शानदार तरीके से उनको, मतलब चमकदार मूर्तियां हैं वो। और उसमें बुद्धा को दैवीय दिखाया गया है। दैवीय दिखाने के लिए बुद्धा, किसी भी व्यक्ति को अगर दैवीय दिखाना हो, ईश्वर से उसे जोड़ना हो, तो हॉलो बना देते हैं पीछे सर के। इसीलिए बुद्धा की मूर्तियों में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में एक हॉलो या दिव्य प्रकाश दिखता है बना हुआ। वो बना हुआ दिखेगा आपको। एक बात, दूसरी बात ये कि बुद्धा का शरीर मस्कुलाइन बनाया गया है, क्योंकि उन्हें अलग दिखाना था, ईश्वरीय दिखाना था, तो शरीर को मस्कुलाइन बनाया गया है। बालों को बहुत ज्यादा अच्छे से कंघा वंगा किया गया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने, बुद्धा बिल्कुल कंघा वंगा करके बैठे हुए थे। ऐसा ही आपको मिलता है। अमूमन जो है वो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में जो मूर्तियां हैं वो अभय मुद्रा में हमें देखने को मिलती हैं। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको आर्ट एंड कल्चर में। यहाँ इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं, बस इतना भर है कि सुन लीजिए इसे। इसमें से लिखेंगे तो बहुत कम हम यहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर में इसको अच्छे से लिखेंगे। फिर अमरावती स्कूल इसमें एक और आता है। अमरावती स्कूल को हम लोग और देख लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे तो केवल तीन दो का ही जिक्र करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये दो ही हैं। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट और है, जो कि दक्षिण में हम लोगों को देखने को मिलती है, हैदराबाद वगैरह के आसपास। आपने गोमतेश्वर की मूर्ति देखी है? किसी ने देखी है नेट वगैरह पे? जो बाहुबली के बेटे हैं, जैन स्कॉलर हैं, उनकी मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति है, कर्नाटक में ही है शायद। हाँ, वो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में बनी हुई है। जैन मूर्ति है, बहुत शानदार है। वो जैन कला में आती है। खैर वहां उसको देख लेंगे, फिलहाल हम लोग लिख लेते हैं। ये बातें पिछली क्लास में हम लोगों ने समझ ली थी। लिखो। प्राचीन काल में गोमतेश्वर की मूर्ति, आप गोमतेश्वर की मूर्ति देखना, कर्नाटक में है। बाहुबली भी कहते हैं उन्हें। अभिषेक देखिए। अब देखो, चूंकि कुषाण तो मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से, तो वो वहां की कला लेकर आए। मान लो मैं कहीं जाऊंगा
तो मैं अपनी ही चीज लेकर जाऊंगा और वहां फिर अपनी चीज लोगों को दिखाऊंगा कि भाई देखो मैं ये लेकर आया हूँ। फिर कुछ चीज मुझे उनकी अच्छी लगेगी तो मैं उसे मिक्स कर लूंगा अपनी के साथ में। दोनों की अच्छी अच्छी चीजें मिक्स हो जाएंगी, एक नई अच्छी चीज मुझे मिल जाएगी, लोगों को मिलेगी। यही था गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। कुषाण अपने साथ मध्य एशिया की आर्ट लेके आए जो कि ज्यादा रिफाइंड थी। उसमें शारीरिक सौष्ठव यानी मस्कुलिनिटी ऑफ बॉडी, इसकी तरफ बड़ा ध्यान दिया जाता था। फिर देवताओं की तरफ बड़ा ध्यान देते थे क्योंकि वहां पर मूर्ति पूजा पहले होती थी। तो फिर वहाँ ईश्वरीय माना जाता था किसी भी संत को। तो बुद्धा उनके लिए संत थे तो वो ईश्वरीय थे, तो हॉलो बना दिया उन्होंने उनके पीछे। फिर चूंकि शरीर के अंग प्रत्यंग की तरफ बहुत ध्यान देते थे तो फिर उन्होंने एक एक अंग को बड़ा साफ तौर पर बनाया। ठीक है। इसीलिए गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में भारत में बड़ी तरक्की हुई आइडॉल्स की। आज आप जो आइडॉल्स देखते हो ना, जितनी भी आप मूर्तियां देखते हो आज, हम तो मूर्तियां आप देखते हो, दे ऑल बिलोंग्स टू, मतलब उनके मूल में है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। हालांकि अब तो बहुत मिक्स हो गई है, आर्ट तो बहुत मिक्स हो गई है मूर्तियों की, बड़ी डाइवर्स हो गई है। लेकिन ज्यादातर में गंधार स्कूल ऑफ आर्ट देखने को आपको मिलेगी। ठीक है। अब देखो गंधार और मथुरा दोनों कला आपस में जब मिल गई तो एक तीसरी बनी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। ये दक्षिण में चली गई। दक्षिण भारत में हम लोगों को यही मिलती है। गोमतेश्वर की मूर्ति इसी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में ही बनी। लेकिन ये है क्या? तो ये एक ब्लेंड है मथुरा कला का और गंधार कला का। इन दोनों कलाओं की बारीकियां, तीनों कलाओं की बारीकियां हम कला संस्कृति में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये विजुअल आर्ट है। विजुअल आर्ट में इसको पढ़ा जाएगा ठीक से। अभी मैं यहाँ पर इतना ही छोड़ूंगा क्योंकि ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी आपको ना, आपको परिचय करा रहा हूं कला से। तो आप लिखिए अगले पॉइंट से। अब अगले पॉइंट से लिखना, मूर्तियां करती क्या हैं। हम लोगों का तो विषय ये है यहाँ पर। तो इतिहास के बारे में कैसे जानकारी देती हैं? तो एक तो ये है कि मूर्तियां किसी राजा के या किसी किसी भी राज्य के धार्मिक विश्वासों के बारे में बताती हैं। ये समाज की प्रगति को भी बताती हैं, सोशल प्रोग्रेस को भी इंडिकेट करती हैं। जैसे मान लो अगर मूर्तियां रिफाइन, कोई आर्ट जो है, जो कोई ऐसी है जिसमें मूर्तियां बड़ी रिफाइन बनी है, तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि जो लोग हैं वो, लोगों का जो वैभव है, मतलब लोगों का जो स्टेटस है, लोगों का जो लेवल है, वो अपग्रेडेड रहा होगा। सोसाइटी अपग्रेडेड रही होगी जिसमें लोगों ने ठीक तरीके से चीजों को देखा होगा, समझा होगा, है ना। तो एक बात। दूसरे मान लो मूर्ति पर किसी पर कोई डेट लिखी हुई है तो तिथि के बारे में पता चल जाएगा। राजा का नाम लिखा हुआ है तो ये पता चल जाएगा किसने बनवाई थी। तो इतिहास के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में ये मूर्तियां हमें जानकारी देती हैं। आर्थिक जीवन इसके बारे में, मान लो अगर बड़ी रिफाइंड बनी है मूर्ति कोई, तो इसका मतलब इकोनॉमिक स्टेटस ठीक होगा। और मान लो अगर रिफाइनमेंट की कमी है तो फिर मूर्तियां खिचली ही बनेंगी, कोई बहुत बढ़िया नहीं बन पाएंगी। वो शैलो लेवल पर ही देखने को मिलेगी, फूहड़पन दिखेगा आपको उसमें। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, आप खजुराहो के मंदिरों को देखिए और आप दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिरों को देखिए, जैसे मंडपम है, रथ मंडप है, पल्लवों ने बनाए, उनको देखिए आप। आपको साफ नजर आ जाएगी कि कहाँ फूहड़ता है और कहाँ पर एक रिफाइनमेंट देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में आपको बड़ा रिफाइनमेंट देखने को मिलेगा, जबकि खजुराहो में आपको वो फूहड़ता देखने को मिलेगी। और था क्या, वो राजपूत काल था, आपस में लड़ रहे थे, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्टेटस डाउनग्रेड हो रहा था। समाज की अवनति को वो साफ दिखाता है।
जबकि दक्षिण भारत के मंदिर राजाओं ने उस समय बनाए जब वो अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सब लेवल पर बड़े अपग्रेडेड पर्सन्स के रूप में कन्वर्ट हो गए थे। इसलिए उनमें बड़ी शालीनता और बड़ा रिफाइनमेंट देखने को मिलता है। एक ही चट्टान को, बड़ी चट्टान को काट के एक पूरे का पूरा मंदिर बना दिया गया, उसमें रथ की आकृति दी गई, तो बताता है कैसे टेक्निकल अपग्रेडेशन हुआ होगा लोगों का। तो पूरा इसका मतलब ये हुआ कि आइडॉल्स भी इसी तरीके से, जो मूर्तियां हैं वो भी इसी तरीके से क्या करती हैं, समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा के बारे में जानकारी देती हैं। यही इतिहास लेखन का माध्यम है। ठीक है ना? समझा पाया आपको क्या करती हैं मूर्तियां? ठीक है। अब इसमें अगला हेडिंग डालिए आप। जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है स्मारक और भवन, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है ना? ये हम लोगों को क्या बताते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अवशेष नहीं देख रहे हैं, रिमेन्स नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो जो बने बनाए हमें ठीक ठाक मिले हैं। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता तो पूरी अवशेषों के ऊपर, ये रिमेन्स में ही मिली है। अभी पता चल रहा है आर्यन कल्चर में भी खूब रिमेन्स मिल रहे हैं, हस्तिनापुर में भी, सहारनपुर में भी, और बागपत साइड में, सनौली वगैरह में भी। वो एक अलग चीज है, वो अवशेषों को हम लोग अलग देखेंगे। ये कुछ वो बिल्डिंग्स हैं जो बनी बनाई हैं, अभी भी हैं, उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसको लिखिए इसमें, स्मारक एवं भवन। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। देखो, प्राचीन काल में जब इंसान ने घर बनाना सीख लिया था, ये बिल्डिंग्स को बनाना सीखा उसने, तो रहने के लिए घर बनाए, और फिर दूसरा उसका जो इम्पोर्टेंट एक व्यू हो गया बनाने के लिए, वो मंदिरों का हुआ। इसलिए इंसान ने घर और मंदिर दो चीजें बनाई। या तो हम लोगों को महल मिल जाते हैं, या फिर कुछ मॉन्यूमेंट्स मिल जाते हैं, या फिर हम लोगों को मंदिर मिलते हैं। स्मारक और भवन के रूप में हमें यही दो चीजें इंपॉर्टेंट मिलती हैं। देखो, स्मारकों में तो, यानी बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स में तो अलग अलग समय पर बदलाव होते रहे। जैसे जैसे टेक्निकल प्रोग्रेस हुई, हम लोगों को मॉन्यूमेंट्स भी अलग अलग तरीके के मिलने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पहले जो हमें गुप्ता पीरियड, सॉरी, मौर्य पीरियड तक हमें कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती भवनों की। कारण उस समय ये था, ऐसा नहीं था उन लोगों ने बनाए नहीं थे। ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, मेगास्थनीज ने जिक्र किया है उस चीज का, चंद्रगुप्त मौर्य ने 1000 स्तंभों वाला उसका महल था, और उसकी इतनी प्रशंसा की है उसने कि एक बतना, मतलब यूरोप का जो सबसे बढ़िया भवन था, एक बतना और मूसा के महल, वो भी पीछे रह जाते हैं। लेकिन वो लकड़ी का बना हुआ था पूरी तरीके से, समाप्त हो गया समय के साथ। मौर्यास के बाद हम लोगों को पकी हुई ईंटों के बड़े लेवल पर घर देखने को मिलते हैं। गुप्तों के पीरियड से इसकी शुरुआत बड़े लेवल पर होती है। इसलिए वो जो छोटी छोटी ईंटें और पकी हुई थी जिनसे घर बनाए गए, वो गुप्ता पीरियड के बाद के ही हैं। मंदिर भी उन्हीं से बनाए गए, उन्हीं छोटी और पकी हुई ईंटों के। जैसे सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो सबसे पहला है जो पकी ईंटों से बना हुआ, पक्की ईंटों से बना हुआ मंदिर था। अम, आएगा ये सब आगे, हम लोग ये कला में पढ़ेंगे। यहां हम लोग केवल इतना पढ़ेंगे, मंदिर निर्माण में 3 कलाएं बड़े लेवल पर देखने को मिलती हैं। ये आपसे आया है एग्जाम में। एक कला जो उत्तर भारत में थी, नॉर्थ इंडिया में थी, इसे हम लोग नागर स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। नागर शैली कैसी थी, क्या थी, इसके बारे में मैं नहीं जिक्र करूंगा, यहां पे अलग करूंगा। दक्षिण भारत में जिस शैली में मंदिर बनाए गए, उसे द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं।
लेकिन एक बीच का है सेंट्रल इंडिया जिसे हम लोग कहते हैं, इसे दक्षिणापथ भी कहते हैं। दक्षिणापथ माने दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो मध्य भारत में जिस शैली में मंदिर बनाए गए वो नागर शैली और द्रविड़ शैली का एक मिक्सचर थी, जिसे बेसर शैली के नाम से जानते हैं हम लोग। नागर शैली में सबसे ज्यादा मंदिर बने, देखो नागर शैली की शुरुआत हो जाती है गुप्ता पीरियड से ही, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर जो देखने को मिलते हैं वो राजपूत युग में हम लोगों को वहां देखने को मिलते हैं, राजपूत युग तक उत्तर भारत में। उत्तर भारत के जितने मंदिर हैं सब नागर शैली में बने हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में जितने मंदिर बने हैं सब द्रविड़ शैली में, और इसकी क्लाइमेक्स हम लोगों को यह चरम परिणति देखने को मिलती है पल्लव रूलर्स के टाइम में, पीरियड में, रथ मंडपों के रूप में। नरसिंह वर्मन ने बड़े शानदार मंदिर बनवाए, चोलाज ने भी बनवाए, राजेंद्र चोल ने और राजराज सेकंड ने बहुत शानदार मंदिर बनवाए। फिर दक्षिण भारत से ही जो इन मंदिरों की कला थी ये साउथ ईस्ट एशिया भी गई, यानी भारत के बाहर भी गई, जैसे कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर, या फिर लाओस में कुछ मंदिर, बैंकॉक थाईलैंड वगैरह में बुद्धा की कुछ मूर्तियां, जैसे सूर्य मंदिर भी है जो दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। ये सब के सब इन्हीं कलाओं के ऊपर आधारित हैं, विशेष तौर पर द्रविड़ शैली के बने हुए ही मंदिर हैं, क्योंकि चोलों का जो साम्राज्य था वो पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में फैल गया था, चोलों ने लगभग सबको जीत लिया था। तो फिर भारत की जो ये मंदिर बनाने की कला है ये दक्षिण पूर्वी एशिया तक भी गई। इसलिए मंदिर शैली में ये तीन मंदिर शैली देखने को हम लोगों को मिलती हैं। बस केवल यहां तक इतना याद रखना, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और उत्तरा सॉरी दक्षिणापथ में यानी सेंट्रल इंडिया में जितने भी मंदिर मिलते हैं वहां सब बेसर शैली कहते हैं। बेसर शैली नागर और द्रविड़ की मिक्सचर है। यहां तक केवल इतना ही। ठीक है। देखो ये तीन स्टाइल थे। पता क्या चलता है इससे? इससे ये पता चलता है कि आर्किटेक्चर कैसे भारत में डेवलप हुई, टेक्निकल प्रोग्रेस कैसे देखने को मिली, क्योंकि आर्किटेक्चर तकनीकी प्रगति से जुड़ी हुई है। और टेक्निकल प्रोग्रेस तभी होगी जब इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिले। देखो किसी भी देश में तकनीकी प्रगति समाज की सामाजिक आर्थिक प्रगति से जुड़ी हुई होती है। इसलिए मंदिर स्टाइल से या किसी भी मॉन्यूमेंट से, आर्किटेक्चर से, उसके आर्किटेक्चर से ये पता लगा सकते हैं कि सोसाइटी का सोशो इकोनॉमिक और टेक्निकल स्टेटस कैसा था, लोगों के धार्मिक विश्वास कैसे थे, है ना। और अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक थी समाज की, तकनीकी प्रगति थी, तो बड़ी सीधी सी बात है कि राजनीतिक स्थायित्व देखने को मिला होगा, पॉलिटिकल वहां पर स्टेबिलिटी होगी। बिना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के तो ये आ नहीं सकता। तो इस तरीके से मॉन्यूमेंट्स हम लोगों को एक ब्रॉड एस्पेक्ट जो है वो इस इतिहास का हम लोगों को बताते हैं। तो आप नोट करके लिखना, ये चित्रकला पेंटिंग। अच्छा पेंटिंग होती क्या है? देखो चित्रकला एक प्रकार की अभिव्यक्ति है ना, मानवीय अभिव्यक्ति है, हाँ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कि किसी व्यक्ति के कंप्लीट विजन को बताती है, उसके संपूर्ण दृष्टिकोण को बताती है कि जीवन के बारे में उसका दृष्टिकोण कैसा है। दृष्टिकोण में आइडियाज आ जाते हैं, उसमें एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, उसकी विजुअल स्टेटस आ जाता है कि वो चीजों को कैसे देखता है या देखती है, जिसने भी बनाई है। इसलिए जो पेंटिंग्स होती है, पेंटिंग्स
जो भी लोग बनाते हैं वो उनके विजन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एक उत्कृष्ट पेंटिंग एक उत्कृष्ट विजन को बताती है, ये फैक्ट है। एक रिफाइंड पेंटिंग एक रिफाइंड विजन को बताती है। ये न केवल आइडियाज के बहुत ज्यादा सधे होने को बताती है, बल्कि विजन के भी सधे हुए होने की बात को बताती है। नहीं, बैलेंस होता है बहुत विजन उन लोगों का, जो लोग बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। हालांकि मुझसे नहीं आती बनानी, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं बना पाता पेंटिंग्स, लेकिन बहुत अच्छी आर्ट है। सबसे पहले पेंटिंग्स के ने देखो, इंसान ने जब वो थोड़ा विकसित हुआ तो उसने विजुअल आर्ट में अगर कुछ किया तो सबसे पहले पेंटिंग ही बनाई। मैसोलिथिक पीरियड से हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं ये, मध्यकालीन मध्य पाषाण कालीन टाइम की भी है। नव पाषाण काल में भी ह्यूमन ने पेंटिंग्स बनाई। लेकिन उसके बाद में हम लोगों को अगर अच्छी कुछ पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, सबसे पहली तो वो अजंता और एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलती है प्राचीन काल में। वो अच्छी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वो बड़ी परिपक्व है, मैच्योर है। पेंटिंग में आइडियाज एक्सप्रेशंस तो होते ही हैं, जैसे मैंने बताया। एक्सप्रेशंस जो हैं वो इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इमोशंस भी एक्सप्रेशंस में शामिल होते हैं। पेंटिंग के थ्रू अगर कोई इमोशंस को रिप्रेजेंट कर पा रहा है तो इसका मतलब पेंटिंग बहुत ही शानदार प्रकार की है, उत्कृष्ट है। क्योंकि इमोशंस तो केवल मानव, जीता जागता मानव ही शो कर सकता है ना। लेकिन अगर कोई पेंटिंग के थ्रू कर पा रहा है तो शानदार प्रकार की पेंटिंग है। सबसे पहले अजंता की गुफाओं में ऐसे चित्र मिले जो भावना प्रधान थे, जिनमें इमोशंस थे, फुलफिल थे इमोशन से। जैसे मरणासन राजकुमारी का चित्र है वहां पर, एक मतलब एक राजकुमारी है, डाइंग प्रिंसेस कहते हैं उसे, द पिक्चर ऑफ डाइंग प्रिंसेस। वो केवल मरने जा रही है और उसके मरते हुए के चेहरे पर जो जो भाव हैं वो सब उसमें दिखते हैं उस पेंटिंग में। एक माता और शिशु की भी पेंटिंग है वहां जो बहुत शानदार टाइप की है। ये कहते हैं कि गुप्तों के पीरियड की बनी हुई हैं ये पेंटिंग्स। अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं, ऐसा माना गया है। इसलिए भारत में बड़े स्तर पर जो चित्रकला की शुरुआत है, रिफाइनमेंट के लेवल पर अगर वो देखने को मिलती है तो वो फिर गुप्ता पीरियड से ही देखने को मिलती है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उससे पहले भी, गुप्तों से पहले भी, कुषाण काल में भी इसमें कुछ चीजें पेंटिंग्स के लेवल पर हो गई थी। तो चित्रकला में मेडिवल पीरियड में तो इतना ही है। फिर सॉरी, एंशियंट पीरियड में तो इतना ही है। मेडिवल पीरियड में फिर मुगलों के समय में जो चित्रकला है वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है ना।